स्वागत है आप सबका हमारी नई वीडियो में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको गुप्त साम्राज्य में पेट के सिलेबस में दो चीज़ें दी गई हैं, विशेषकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन दोनों को लेके हम अपना ये जो है टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे। आप लोग को पता हो ही गया है, पेट की डेट आ गई है। 6 और 7 सितंबर को पेट का पेपर होना है, 4 पालियों में होना है। तो अब समय कम है, 50 दिन बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे अच्छा नंबर गेन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं शुरू करूँगा अपना पहला टॉपिक, मतलब इस टॉपिक का नाम है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य में दो चीज़ें पढ़ेंगे, क्या कौन कौन से? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन दोनों लोगों के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे समुद्रगुप्त लेके। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। कहा जाता है कि जो है समुद्रगुप्त ने लगभग 100 युद्ध जीते थे। तो अपने पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं लेके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? तो ये किसने कहा, तो ये लिख लीजिए, विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने भारत को, मतलब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है। समुद्र जो गुप्त वंश है वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और जो ये अपने राज सिंहासन पे जो है ना गरुड़ का निशान बनाए हुए थे, तो इसीलिए इनका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। ठीक है। तो अब समुद्रगुप्त के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, फिर दो चार क्वेश्चन समुद्रगुप्त से रिलेटेड उसको कर लेंगे। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी के लिए ये रहा कि पहली स्लाइड की जो है समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ लेख जो था, जिसके रचयिता हरिसेन थे। ठीक है। और उन्होंने किस भाषा में किस शैली में लिखा? चंपू शैली में। चंपू शैली मतलब क्या होता है? चंपू शैली मतलब होता है जो गद्य व पद्य दोनों भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं चंपू शैली। तो प्रयाग स्तंभ लेख के 7वें श्लोक में जो है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। समुद्रगुप्त को जो है प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को विश्व प्रचारक बंधु की उपाधि दी गई। ठीक है। और कहा जाता है समुद्रगुप्त जो है कुशल वीणा वादक था। उसके सिक्कों पे जो है वीणा बजाते हुए उसकी जो है आकृति दर्शाई गई है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। तथा बौद्ध विद्वान जो उनका नाम वसुबंधु था। ठीक है, एक सेकंड, वसुबंधु, जिनका नाम वसुबंधु था, वो भी जो है इनके दरबार में, राज दरबार में समुद्रगुप्त के रहते थे। ठीक है। समुद्रगुप्त जो है उत्तर भारत के 9 शासक, ठीक है, और दक्षिण भारत के 12 शासकों को जो है पराजित किया था। और क्वेश्चन ये है कि दक्षिण अभियान करते समय जो है कौशल के राजा कौन थे, या कांची के राजा कौन थे, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दक्षिण अभियान करते समय कौशल के राजा महेंद्र थे, और कांची के राजा कौन थे? विष्णुगुप्त के। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के जो मतलब 3 शासक समुद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के ये आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं। ठीक है। समुद्रगुप्त के समुद्रगुप्त के समकालीन उत्तर भारत के 3 शासक। 3 शासक कौन कौन थे, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है। तो नंबर 1 कौन हुए? अच्युत। अच्युत। ठीक है, कहाँ के थे? अधिक्षत। ठीक है।
और नंबर 2 कौन हुए? तो नंबर 2 हुए नागसेन। नंबर 3 कौन हुए? तो नंबर 3 हुए गणपति नाथ। गणपति नाथ ये कहाँ के थे? तो नागसेन थे मथुरा के। और ये कहाँ है? तो ये थे पद्मावत। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। समुद्रगुप्त के जो है, समुद्रगुप्त के 3 सिद्धांत है युद्ध के टाइम पे, युद्ध करने जब किसी भी राजा से युद्ध करता था तो 3 सिद्धांतों में से किसी एक का पालन करता था। तो इसके कौन सिद्धांत है? तीन तीन ये सिद्धांत है। पहला सिद्धांत था ग्रहण। ग्रहण के अंतर्गत ये था कि शत्रुओं के राज्य पर आक्रमण करें और उसको अपने जो है उसका साम्राज्य जो है अपने अधिकार में कर ले। दूसरा था मोक्ष। मोक्ष क्या था? कि शत्रुओं पर आक्रमण करके उसको हराओ, उसके बाद उसके ऊपर दया कर दो, उसको छोड़ दो। तीसरा था अनुग्रह। अनुग्रह में ये था कि जो है शत्रु पर आक्रमण करो, उसके राज्य को जीत लो और उसके बाद फिर जो है दया करके उसके राज्य को वापस कर दो। ये 3 उसके सिद्धांत थे, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ठीक है, अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या था। नेक्स्ट स्लाइड पे है, देखिए जो है समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। और कहा जाता है गुप्त वंश से पहले, ठीक है, शुंग वंश के शासक थे पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो अश्वमेध यज्ञ जो है इसने समुद्रगुप्त ने जब अश्वमेध यज्ञ किया उसके बाद उसने अश्वमेध पराक्रम की जो है उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। ठीक है, और उसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। गुप्त साम्राज्य में 2 मुद्राएं बहुत प्रसिद्ध थी, एक स्वर्ण मुद्रा जिसे दिनार कहते थे और चांदी की मुद्रा जिसे रुपया कहते थे। स्वर्ण मुद्रा का शायद वजन कितना था? 144 ग्रेन के आसपास था और चांदी का 33 ग्रेन के आसपास था। ग्रेन एक मात्रा होती थी ना, मतलब वजन की। तो ये 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कौन कौन सी? अश्वमेध प्रकार, जिसमें अश्वमेध यज्ञ किया उसके बाद मतलब उसमें दिखाया गया कि वो अश्वमेध यज्ञ किया है, घोड़ा बना हुआ था, वो एक मतलब सिक्का हुआ। एक वो प्रकार की मुद्रा। वीणा वादन प्रकार, वीणा बजाते हुए मुद्रा। परस प्रकार, परस मतलब लिए हुए। गरुड़ प्रकार, जिसमें गरुड़ की चित्र है। व्याघ्र प्रकार और धनुर्धारी प्रकार। 6 प्रकार की मुद्राएं जो है जारी की। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कौन बनवाया था? तो गया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर सिंघल नरेश मतलब श्रीलंका के नरेश मेघवर्मन ने बनाया था। सिंघल नरेश मेघवर्मन आते हैं और समुद्रगुप्त से अनुमति मांगते हैं कि वो एक बहुत विश्व प्रसिद्ध मतलब वो एक मंदिर बनवाना चाहते हैं गया में, महाबोधि मंदिर। तो जो है समुद्रगुप्त उनको अनुमति दे देता है। उसके बाद वो गया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बनवाते हैं। ठीक, उसके बाद समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो राम मतलब कहीं कहीं कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बन गए शासक, लेकिन कहीं कहीं जो है इतिहासों में मिलता है कि समुद्रगुप्त पहले रामगुप्त बने थे। तो रामगुप्त जो है बड़े भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। रामगुप्त शासक बनते हैं। रामगुप्त जो है थोड़ा अनुभवहीन शासक थे और निडर नहीं थे, मतलब थोड़ा डरपोक किस्म के शासक थे। शकों से युद्ध होता है, शक जो है इनसे पराजित कर देते हैं। ये शक बोलते हैं रामगुप्त से कि जो है तुम अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ जाओ, तब जो है हम तुमको मतलब हम तुम्हारे राज पे आक्रमण नहीं करेंगे। ये मान जाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं अपने भाई के ऊपर। फिर ये क्या करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, महिला का मतलब साड़ी वाड़ी पहन के ये पहुंच जाते हैं शक के मतलब शकों के राज्य में और वहां पे जो है उनको पराजित कर देते हैं। उसके बाद ये आके अपने भाई को भी मार देते हैं रामगुप्त द्वितीय को और अपना जो है ये शासक बन जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की जो है विधवा पत्नी से भी जो है विवाह कर लेते हैं। और विवाह करने के पश्चात रामगुप्त की जो पत्नी थी उन और चंद्रगुप्त से एक पुत्र प्राप्त होता है जिसे इनका क्या नाम था? कुमारगुप्त। वो आगे जाके शासक बनता है। तो ये हुआ समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। चलिए समुद्रगुप्त से जो 2-4 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहा ये कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि किसने था? कि पहला शासक कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, और उसके बाद द्वितीय शासक ये भी मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय द्वितीय शासक था, समुद्रगुप्त प्रथम शासक था।
चंद्रगुप्त द्वितीय जो है दूसरे शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण करने के पीछे सिर्फ एक रीजन था कि ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म को मानने का ये लोग अपनी उपाधि जो है परम भागवत की धारण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन में, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। किसने लिखा था, तो हरिसेन ने लिखा था, आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, हरिसेन ने लिखा था। अब इसमें और कोई जानकारी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में जानकारी है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो किसका लेख मिलता है, जहांगीर का मिलता है कि शाहजहां का मिलता है, औरंगजेब का कि दारा सिकों का। तो इसमें ऑप्शन एक है जहांगीर का। ठीक है, अब देखिए जो है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति वाला स्तंभ है, इसी को जो है अशोक का स्तंभ कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पहले जो कौशाम्बी में था, इसको जो है लाके बाद में जो जब अकबर आता है इलाहाबाद में अपने किले का निर्माण करता है, तो उसके बाद जो है इसे अपने किले में स्थापित करा देता है, इसको अशोक के स्तंभ लेख को। तो अशोक का स्तंभ लेख के बाद उसी पे जो है समुद्रगुप्त ने अपना लेख लिखवाया, प्रयाग प्रशस्ति। उसी पे बाद में अकबर जब आता है तो अकबर लिखवाता है, और अकबर के बाद उसी में जो है बीरबल भी अपना नाम अपना बीरबल का भी नाम इसमें लिखा हुआ है। बीरबल के बाद जहांगीर भी आता है, जो है इसमें नाम लिखा था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में कितने शासकों का वर्णन है। तो शासकों का वर्णन में नंबर 1 कौन कौन आ जाते हैं, अशोक। ठीक, नंबर 2 समुद्रगुप्त, नंबर 3 अकबर, और नंबर 4 जहांगीर। इतने लोगों का वर्णन जो है प्रयाग वाले स्तंभ पर इतने लोगों का जो है वर्णन मिलता है। और अन्य क्या है, तो अन्य क्या है, तो अन्य है तो अशोक की पत्नी करुआकी का भी इसी पे जो है वर्णन मिलता है। और उसके बाद कौन है, बीरबल। इतने लोगों का जो है वर्णन आपको प्रयाग प्रशस्ति पर मिलता है, जो स्तंभ लेख है उस पे। ठीक है, तो किसका लेख मिलता है, तो जहांगीर का लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। ठीक है, तो अन्य नाम देवगुप्त किसका था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आ गए हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो ये रहा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इनके जो अन्य नाम कौन कौन से थे, देवगुप्त भी था, देवराज भी था, और देवश्री भी था। ठीक है, तो 3 अन्य नाम थे। इनकी उपाधि क्या थी, तो इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि ये कब ग्रहण करते हैं, तो विक्रमादित्य की उपाधि ये करते हैं जब ये शक के साथ शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को जब ये पराजित करते हैं, तब उनके उसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम कुबेर नागा था। कुबेर नागा से जो है इन्हें पुत्री की प्राप्ति होती है, जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता का विवाह ये रुद्र सिंह द्वितीय से कर लेते हैं, जो वाकाटक वंश के जो है शासक थे। अब देखिए जो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने अपना शासन जो है, अपना साम्राज्य विस्तार कहा जाता है कि संबंधों को जोड़ जोड़ के अपना साम्राज्य विस्तार किया। ये देखिए प्रभावती गुप्ता का रुद्रसेन द्वितीय से विवाह करता है वाकाटक नरेश से, जिसके कारण जो है उसकी वहां पे वाकाटक में जो वाकाटक का क्षेत्र जो होता है, यहाँ पे इसका अच्छा खासा प्रभुत्व हो जाता है, जिसके चलते ये जो है मालवा पे आक्रमण करता है और गुजरात पे आक्रमण करता है। जिस गुजरात के पश्चिमी भाग में मालवा पे आक्रमण करके वहां के शासक को हरा देता है और अपने साम्राज्य मिला लेता है, जिसके कारण चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य समुद्र तक फैल जाता है, और समुद्र से जो है व्यापार इसके लिए आसान हो जाता है। इसी की वजह से उज्जैन, जो इसकी द्वितीय राजधानी होती है, पहली राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पाटलिपुत्र होती है, और दूसरी राजधानी ये बात बनाता है उज्जैन। और उज्जैनी जो है ये जीत जाने के कारण, समुद्र से व्यापार शुरू हो जाने के कारण उज्जैनी जो है समृद्धशाली हो जाता है। ये है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है,
चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है जानकारी आपको दिल्ली का जो मेहरौली लौह स्तंभ है, दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ में एक चंद्र नामक शासक के बारे में जानकारी विजयों का उल्लेख मिलता है। ये चंद्र की जो है तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रबल शत्रु कौन था? रुद्र सिंह तृतीय, शक राजा था, मैंने बताया। पराजित करने पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जारी करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी, पहली राजधानी पाटलिपुत्रा थी, दूसरी जो है उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है उज्जैन के उसमें उज्जैन का जो राज दरबार था वहां पे 9 रत्न रहते थे। ठीक है, तो 9 रत्न का नाम क्या था? कालिदास, छपड़क या छपड़क, घटकर पर, वररुचि, शंकु, वारामिहिर, अमर सिंह, धनवंतरी और बेताल भट्ट। ठीक है, तो वारामिहिर की जो है रचना है बृहत संहिता और पंच सिद्धांत का। वारामिहिर इसमें मतलब इसमें जो है ये ज्योतिष के बारे में जानकारी देते हैं। अमर सिंह की रचना कौन सी है? तो अमर सिंह की रचना है अमरकोश, लिख लेते हैं। अमरकोश। धनवंतरी एक वैद्य थे। ठीक है, ये इनमें से 9 इनके जो थे नवरत्न थे। और नवरत्न से भी आगे एक दो क्वेश्चन आपको कालिदास के बारे में भी जानकारी, भी आगे आगे के क्वेश्चन है कालिदास के बारे में, उन पर जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चनों के बारे, क्वेश्चन को लेके। तो इनका पहला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। ठीक है, शक विजेता कहिए, या इन्होंने जो है इनके जो चंद्रगुप्त से रुद्रसेन तृतीय को हराने के बाद इनको शाकाहारी भी कहा जाता था। ठीक है, शाकाहारी मतलब सबको का दुश्मन, शाकाहारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हूणों के आक्रमण से जो है सबसे ज्यादा विचलित जो वंश था वो था गुप्त वंश। हूणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, लेकिन उस टाइम स्कंदगुप्त ने जो है वीरता का प्रमाण देते हुए हूणों को जो है पराजित कर दिया था। लेकिन आगे चल के जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है उसके बाद हूण फिर आक्रमण करते हैं और जो है गुप्त वंश के अंत का एक मुख्य कारण हूणों का आक्रमण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास के बारे में क्या है? कालिदास किसके शासनकाल में थे? तभी आपको बता दिए, नवरत्न थे। किसके नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल, राज दरबार में थे, उज्जैनी के राज दरबार में थे। अब क्वेश्चन आता है कि कालिदास की रचनाएं। ठीक है, तो कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कालिदास ने कई रचनाएं लिखी और क्वेश्चन पूछ भी लेता है। ठीक है, तो कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी? ऋतु संहार, मेघदूत, मालिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। ये इतनी जो है रचनाएं हैं कालिदास की। और क्वेश्चन कभी कभी मतलब ये पूछ लेता है कि रघुवंश किसकी रचना है, या ऋतु संहार किसकी रचना है, मेघदूत किसके का रचनाकार कौन है। तो ये सब क्वेश्चन कालिदास के बारे में पूछ जरूर लेता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो उत्तर भारत के लोगों के लिए उपयोग करने वाला बंदरगाह कौन सा था? कल्याण था, ताम्रलिप्ति था, भड़ौत था कि काम्बे था, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जो ताम्रलिप्ति, कदुरा और घंटासाला, ये 3 बंदरगाह थे जो है पूर्वी तट के बंदरगाह थे। और जबकि कल्याण, भड़ौच और काम्बे ये कौन थे? ये पश्चिमी घाट के बंदरगाह थे। तो पश्चिमी घाट के बंदरगाह कौन कौन थे? कल्याण थे, भड़ौच था और काम्बे था। और गुप्त उत्तर भारतीय व्यापार के लिए जो है सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट के बंदरगाह उपयोग किए जाते थे। तो उपयोग करने के लिए कल्याण, भड़ौच और काम्बे तीनों का जो है प्रयोग किया जाता था। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यापार कौन था? सूती वस्त्र का सबसे प्रसिद्ध व्यापार था। और भी कई व्यापार थे लेकिन सूती वस्त्र सबसे जो है फेमस व्यापार सूती वस्त्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र सबसे किससे संबंधित थे? ठीक है, तो ये आपको बता दिए, वस्त्र उत्पादन सूती वस्त्र सबसे ज्यादा वो थे, तो वस्त्र उत्पादन इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अब कुछ ऐसे 3 राज्य दिए गए हैं जो अन्य चीजों के लिए बहुत फेमस थे, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो विदिशा किस लिए फेमस था? तो विदिशा जो है हाथी के दांत का व्यापार करता था।
उज्जैन अनाज मंडी होती थी उज्जैन में, जिसमें अनाज का व्यापार होता था। और मंदसौर में जो है रेशमी बुनकर लोग रहते थे, रेशमी बुनकर रहते थे, सूती व रेशमी वस्त्रों का जो है व्यापार मंदसौर से होता था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो अभी आपको बता दिया, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और तीन ऐसे मतलब राज्य थे इसके साम्राज्य में, कौन कौन से, कौशाम्बी, विदिशा तथा तक्षशिला। ये तीन ऐसे क्षेत्र थे जहां से सिक्के ढाले जाते थे, मतलब टकसाल स्थापित थी कौशाम्बी, विदिशा और तक्षशिला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम दिया गया था। तो रजत मुद्राओं को जो है रुपया या रुपया कहा जाता था। 33 ग्राम के होते थे इनका वजन। ठीक है, दिनार करता था 144 इसी के समथिंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची से दो से मिलाइए। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक तरफ सम्राट दिए होंगे और एक तरफ जो है उनके विरुद्ध, मतलब उनके जो है विरुद्ध कह सकते हैं, या इनके क्या कह सकते हैं, उपाधि कह सकते हैं, कौन कौन सी उपाधि धारण किए थे। ठीक है, तो अशोक किस चीज को धारण करता है। तो देखिए अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे मैंने अशोक पढ़ा चुका हूं। तो अशोक कौन सा, प्रियदर्शी था। ठीक है, अशोक प्रियदर्शी को उपाधि धारण करता है। अब समुद्रगुप्त क्या करता है, समुद्रगुप्त जो है परक्रमांक की जो है धारण करता है उपाधि, समुद्रगुप्त परक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और स्कंदगुप्त प्रमादित्य की उपाधि धारण करता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन कौन से हो गए, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए जाते हैं। तो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है गुप्त वंश में दान दिए गए। मंदिरों का सबसे ज्यादा निर्माण, अगर मंदिर का निर्माण देखा जाए सबसे अधिक किस शासन काल में हुए, तो गुप्त वंश में सबसे अधिक मंदिरों के निर्माण हुए। ठीक है, अभी आगे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे जिसमें मुख्य मुख्य मंदिरों के जो है कहाँ पे है और जो है मंदिरों का नाम क्या है, इसमें जो है कहा बताया गया है। ठीक है, गुप्त वंश के शासक गुप्त वंश द्वारा लिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये है गुप्त काल की। देखिए गुप्त काल में ये हुआ, गुप्त काल जो है गुप्त काल में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, कहते हैं। लेकिन गुप्त काल के दौरान ही नगरों का क्रमिक पतन होने लगा जब ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग कब आया, तो ह्वेनसांग आता है किसके शासन काल में आता है, तो ह्वेनसांग आता है 600 कुछ ईस्वी में आता है। और गुप्त वंश के शासन काल में आता है ह्वेनसांग। और उसके बाद वो नालंदा की यात्रा करता है और बताता है कि नालंदा जो पहले एक विशाल नगर होता था, अब वह गांव की तरह हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ मथुरा जो पहले एक विशाल नगर होता था, वो उसका जो है पतन होना शुरू हो गया। तो ऐसे ऐसे करते करते मतलब कई नगर ऐसे थे जो गुप्त वंश से पहले समृद्धशाली अवस्था में थे, लेकिन गुप्त वंश के अंत तक आते आते उनको जो है उनका पतन हो जाता है और वो गांव की तरह हो जाते हैं। ठीक है, नगर से गांव की तरह हो जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता नगरों क्रमिक पतन किस काल की विशेषता है, तो गुप्त काल की विशेषता है। अब गुप्तकालीन मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ये रहा गुप्तकालीन मंदिर के बारे में जानकारी। तो गुप्तकालीन जो मंदिर हैं ये किस शैली में बने हैं, तो नागर शैली में बने हैं। शिखर निर्माण की विशेषता किस काल के मंदिरों में है, तो शिखर निर्माण सबसे पहले गुप्त काल के मंदिरों में दिखते हैं आपको। सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी अजंता की गुफाओं में है। अजंता की गुफा खोज 1819 में अलेक्जेंडर महोदय ने की थी। ठीक है, और एक और गुफा होती है बाघ की गुफा जो मध्य प्रदेश में है, जिसकी खोज जो 1818 में डेंजर फील्ड नामक जो है विद्वान ने इसकी खोज की थी। अब गुप्तकालीन मंदिर में जैसे पहला मंदिर एरण का मंदिर कहाँ है, सागर जिला मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। सांची का मंदिर भोपाल में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में है। भीतरी गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। आईक्षत्र का मंदिर बरेली उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। और मुकुल दर्रा का मंदिर राजस्थान में है। तो देखिए इसमें दो मंदिर ऐसे हैं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतरी गांव का मंदिर। जो कानपुर में क्वेश्चन भीतरी गांव से ज्यादा बनता है,
जो क्या है से बने हैं, ईंटों द्वारा निर्मित बने हुए, ठीक है, और सब पत्थरों से बने। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर के अंदर नाग सैया पर लेटे भगवान विष्णु का जो है, भगवान विष्णु को दिखाया गया है नाग सैया पर लेटे। शिव पार्वती, शिव पार्वती के जो है अर्धनारीश्वर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर की मूर्ति जो है शिव पार्वती की गुप्त काल की मूर्ति, जिसे अर्धनारीश्वर मूर्ति कहा जाता है। ये हुआ क्वेश्चन गुप्त वंश के बारे में। अब गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। क्वेश्चन प्रशासन से भी पूछ लेता है। नई स्लाइड ऐड करते हैं तो लिख देते हैं गुप्त साम्राज्य का प्रशासन। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में आपको ठीक है, गुप्त साम्राज्य प्रशासन आपको ऊपर से नीचे को क्रम लिखा देते हैं। ठीक है, कि सबसे ऊपरी प्रशासन में कौन था, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। ठीक है, तो पहले पहले नंबर पे थे साम्राज्य। साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य से फिर कौन होते हैं, प्रांत, जो कि ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं। ठीक है, साम्राज्य से फिर जो है प्रांत, प्रांत को और किन नाम हो जाता है, तो प्रांत को जानते हैं अवन, शुरू से लिखते हैं। प्रांत में आपको देश या भुक्ति या हवन कहते थे प्रांतों को। ठीक है, उसके बाद आता था जिला, जिला के बाद आता था तहसील, तहसील के बाद आता था पेठ, पेठ के बाद आता था ग्राम, ग्राम को सबसे छोटी इकाई मानते हैं। ठीक है, तो पेठ जो है गांव के सम्मुख, गांव की बड़ी इकाई थी, या दो चार पांच गांव मिला के उसको कहते थे। ठीक है, गांव की बड़ी इकाई। ठीक, तो ये हुए साम्राज्य के बारे में, इनका प्रशासन कैसे था। साम्राज्य, उसके नीचे प्रांत, और उसके नीचे जो है जिला, उसके नीचे तहसील, और उसके नीचे पेठ, और पेठ के नीचे ग्राम। ठीक है, तो ये हुआ प्रशासन के बारे में। प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्रशासन की, प्रशासन कैसे था, तो प्रशासन इनका इसी तरह था। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इनके प्रशासन में कौन कौन से, तो प्रशासन में ठीक है, ये प्रशासन के बारे में। अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन, ये गुप्त काल की आय का प्रमुख साधन कौन था, तो भू राजस्व था आय का प्रमुख साधन। भू राजस्व की दर कितनी थी, 1/6 थी। ठीक है, लिख लीजिए कि आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था, और दर कितनी थी, दर थी 1/6%। ठीक है, ये हुआ गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। ठीक है, अब गुप्त शासन प्रशासन के बारे में देखिए। अब कुछ एक दो नाम हम लिख देते हैं, जैसे कि पहला नाम है कुमारा मात। कुमारा मात किसे कहते हैं, कुमारा मात कौन था, तो कुमारा मात था सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन था, तो कुमारा मात था। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे आपको हम लिखा देते हैं महादंड नायक।
तो महादंड नायक कौन थे? तो महादंड नायक जिलाधिकारी, मुख्य जिलाधीश थे। न्यायाधीश लिख लीजिए बस बहुत। महादंड नायक कौन थे? तो न्यायाधीश। अब जो है मैं चार जो है, चार लोगों का नाम लिखा देता हूँ। चार ऐसे जो है अधिकारी थे जो कहते हैं कि भूमि कर से जुड़े अधिकारी थे। ठीक है, तो भूमि कर से जुड़े अधिकारी में आपका पहला नाम आपको लिखा देते हैं। नए नए स्लाइड लेते हैं, नई स्लाइड पे ही बताते हैं। ठीक है, तो नंबर भूमि कर से जुड़े अधिकारी हेडिंग लिखी देते हैं। भूमि कर से जुड़े अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर एक ध्रुवाधिकरण। पटली। तीसरे हो गए सौल्किक। सौल्किक। नंबर 4 हो गए न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण। ठीक है, अब इनके बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी लिख लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्या मतलब, ध्रुवाधिकरण कौन था? तो भूमिकर संग्रह अधिकारी था। भूमिकर संग्रह अधिकारी था। ठीक है, महाझपटलिक कौन था? तो महाझपटलिक तो था आय व्यय लेखा जोखा का अधिकारी था। ठीक है, सौल्की कौन था? तो सीमा शुल्क लगाता था। सीमा शुल्क लगाने वाला अधिकारी कौन था? तो सौल्किक था। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं भूमिकर अधिकारी। भू कर अधिकारी। ठीक है, और न्यायाधिकरण कौन था? तो भूमि संबंधी विवादों के जो है निपटारा करने वाला अधिकारी था। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना। ये हुआ जो है क्या कहते हैं, भूमि कर से जुड़े अधिकारियों के बारे में जानकारी। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन है कि जैसे इसमें सामाजिक व्यवस्था में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति जो है इसमें सही नहीं थी, दयनीय होती जा रही थी। और दास में कहा जाता है तो इसमें दास प्रथा विचलित थी। मनु जो है उन्होंने 7 प्रकार के तथा नारद ने 15 प्रकार के दासों का जो है उल्लेख किया है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था पहले, और उसके बाद धीरे धीरे जो है इनकी अवस्था में जब दिक्कत, मतलब अब स्त्रियों की अवस्था गिरती चली गई, जब दयनीय स्थिति पे आ गए तो स्त्रियों की शिक्षा जो है बाधित हो गई। लेकिन शुरुआत में स्त्री शिक्षा का जो है प्रचलन था। अमरकोश
जो अमर सिंह के अमरकोश है उसमें जो है शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया, उपाध्यायी और आचार्य शब्द जो है आते हैं। इससे पता चलता है जो है कि इसमें गुप्त वंश में जो है स्त्री की शिक्षा प्रसिद्ध थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन है जैसे कि कुछ प्रकार के जो है कर हैं। ठीक है। करों में जैसे क्या है, तो भाग, भाग नामक कर जो है भूमि कर का जो 1/6 भाग आपको बता दिया जो है वो भाग का है। भोग, भोग में जो राजा को दैनिक वस्तुएं, दैनिक यूज मतलब प्रतिदिन दैनिक वस्तुएं दी जाती थी, जैसे फल फूल या इसी तरह की मतलब जो है आदि रूप में दिया जाने वाला कर जो था इसे भोग कहते थे। ठीक है। उद्रंग क्या था, तो उद्रंग जो था स्थायी कृषकों को स्थायी कृषकों द्वारा दिया जाने वाला कर था उद्रंग। ठीक है। ऊपरी कर कौन, ऊपरी कर क्या था, तो ऊपरी कर अस्थायी कृषकों के द्वारा, जो अस्थायी कृषक थे उनके द्वारा ऊपर कर दिया जाता था। शुल्क क्या था, शुल्क जो है सीमा बिक्री के लिए जो है जो वस्तुओं पर लगाया जाता था उसे शुल्क कहा जाता था। ठीक है। एक करों के प्रकार हुए कि कुछ जो है कर क्या है। और मूर्तिकला के बारे में बात करते हैं तो मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र सब मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। बस ये क्वेश्चन इतना है। सुश्रुत क्वेश्चन पूछा, सुश्रुत किस लिए प्रसिद्ध थे। सुश्रुत एक विद्वान थे जो है शल्य चिकित्सा के पितामह कहा जाता है सुश्रुत को, तो शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे सुश्रुत। फिर कुछ दर्शन, सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो अब ये इस टाइम यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो ये रहा गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी, जो आपको चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के बारे में जो है आपको जानकारी देता है। उससे जुड़े कुछ जो है अन्य गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी थी तो मैंने दे दी। और यहीं से मैं अपने सेशन की समाप्ति करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। जय हिंद, जय भारत।